हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 के लिए चैप्टर 1 दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर में हम रिलेशन और फंक्शन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले रिलेशन के बारे में समझने से पहले आपको थोड़ी सी नॉलेज पीछे की रिमाइंड कराना चाहूंगा, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई होप आप सभी को याद होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई दो सेट है, एक सेट ए है जिसमें कोई एलिमेंट है सपोज कीजिए ए, और कोई दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट है स्मॉल बी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ऐसे लिखते थे ना। अगर हमें मान लीजिए निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, देन वी विल राइट ए क्रॉस बी। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट होते थे वो क्या होते थे, जितने भी एलिमेंट होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के उनको हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते थे, है ना। ऑर्डर पेयर क्या होता था, ऑर्डर पेयर को हम ऐसे पैरेंथेसिस के अंदर रखते थे और दो एलिमेंट होते थे उन दोनों को एक कॉमा लगा करके सेपरेट करते थे। इन दो एलिमेंट में जो पहला एलिमेंट होता था वो होना चाहिए सेट ए से, और जो दूसरा एलिमेंट है वो होना चाहिए सेट बी से, यानी पहले वाले से पहला एलिमेंट, दूसरे वाले से दूसरा एलिमेंट। तो ए क्रॉस बी इसके लिए क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो ए क्रॉस बी है वो क्या हो जाएगा ए बी, और ये कैसा है, सच दैट ए को बिलोंग करना चाहिए सेट ए से एंड बी को बिलोंग करना चाहिए सेट बी से, राइट। ये आप पढ़ते थे ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल जिससे आपको बेहतर समझ में आए। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, राइट। कोई दूसरा एलिमेंट है, कोई दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट है 1, 2, ठीक है। या कुछ अलग ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, यहां अलग ले लेते हैं 4, 5, ठीक है। सेट ए के एलिमेंट हो गए 1, 2, 3, सेट बी के एलिमेंट हो गए 4, 5। अब अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना हो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए क्रॉस बी, तो ये क्या होगा, क्या करेंगे हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे, दो पैरेंथेसिस का यूज करेंगे, बीच में एक कॉमा से दोनों एलिमेंट को सेपरेट करते हैं। जो पहला एलिमेंट है वो कहां से होना चाहिए, सेट ए से, और दूसरा एलिमेंट सेट बी से। तो सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट हम चूज कर सकते हैं, तो एक साइड से लिखेंगे ताकि कोई एलिमेंट छूटे ना। 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 के साथ दूसरा यहां से 4, फिर से 1 के साथ दूसरे एलिमेंट को 5, ठीक। और 2 के साथ देखिए 2, 4, 2, 5, राइट। एंड 3, 4, 3, 5। ये क्या हो गया, ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी आपने फाइंड आउट कर लिया। अब अगर मैं ये कहता कि फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, छोटा सा डिफरेंस मैं कर रहा हूं, यहां पर क्या कहा गया था, फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो आपने ए क्रॉस बी लिखा। अगर मैं ये कहता फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, तो आप क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे ना, बी क्रॉस ए। और अब देखिए यहां पर क्या चीज चेंज होगा, ये तो ऐसे रहेगा, पैरेंथेसिस का यूज करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे, वो भी सही है, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए क्या बताया गया था, पहला जो एलिमेंट होगा वो पहले वाले सेट से होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले सेट से। तो यहां पर जो पहला एलिमेंट है उसको किस सेट से होना चाहिए, बी से। तो सेट बी में जो एलिमेंट है क्या है, 4, तो 4, और इसमें से कोई भी ले सकते हैं 1, सबके साथ बना लेते हैं 4, 2, 4, 3। ऐसे ही फिर अगला एलिमेंट क्या है बी में, 5, तो 5 के साथ बना लेते हैं 5, 1, 5, 2, 5, 3, ठीक है। ये क्या है, ए क्रॉस बी, और ये बी क्रॉस ए। तो जैसा कि हम लोग नॉर्मली मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि अगर हम ए में बी का मल्टीप्लाई करें या बी में ए का मल्टीप्लाई करें, दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट के केस में ऐसा नहीं होगा। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। एग्जाम्पल यहां पे हमने लिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। क्या ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट है, ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट हैं, क्या वो वही सारे एलिमेंट बी क्रॉस ए में भी हैं? कोई भी वैसे नहीं है ना, सब अलग है। देखिए 1, 4 है और यहाँ 4, 1, तो ये अलग है, इसमें अलग एलिमेंट, इसमें अलग। तो ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए एंड बी का, वो इक्वल हो बी एंड ए के, ऐसा जरूरी नहीं है।
ठीक, ऐसा कब इक्वल हो सकता है? अगर दोनों के एलिमेंट सेम होते तो दोनों इक्वल हो सकते थे। तो a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a, ये जरूरी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि इक्वल नहीं होगा, बट जरूरी नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। मतलब a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a, ऐसा जरूरी नहीं है। ये कब होगा? अगर किसी का खुद की का क्रॉस प्रोडक्ट खुद के साथ हो। जैसे मान लीजिए यहां पर अगर मैं ये कहता कि a क्रॉस a फाइंड आउट करेंगे, तो यहां पे क्या होता? यहां पर जब आप ऑर्डर पेयर में लेते तो पहला एलिमेंट लिखते ना आप, तो a क्रॉस a निकालिए या a क्रॉस a निकालिए, बात सेम होती। या अगर दो सेट है और दोनों ऐसा है कि दोनों के एलिमेंट सेम है, यानी कि दोनों अगर इक्वल सेट है और हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, तब दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो कॉम्यूटेटिव हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना? ओके। ओके, अब रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है? रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट आप अपने इंग्लिश के लैंग्वेज में पढ़ते हैं। इंग्लिश के लैंग्वेज में रिलेशन का मतलब क्या होता है? कोई दो क्वांटिटीज या कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ, उनके दोनों क्वांटिटीज और दोनों ऑब्जेक्ट का एक दूसरे के साथ क्या लिंक है, वही रिलेशन कहलाता है। मैथमेटिक्स में भी आपका वही कॉन्सेप्ट काम करता है। कोई दो क्वांटिटी या दो एलिमेंट या दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ किस तरह से लिंकअप हुए हैं, वही रिलेशन है। ठीक है? अगर मान लीजिए हमें फाइंड आउट करना है रिलेशन ऑन सेट ए टू सेट बी, कोई दो सेट है, सेट ए और सेट बी, उन दोनों के बीच के रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो इसे हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? मैंने क्या कहा? रिलेशन ऑन सेट ए टू सेट बी, रिलेशन ऑन सेट ए टू सेट बी। ठीक है? अगर हमारे पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हो, नॉन एम्प्टी मतलब समझ रहे हैं ना? इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, आर टू नॉन एम्प्टी सेट। अगर ए और बी कोई दो ऐसे सेट हैं जो एम्प्टी नहीं है, यानी इनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, देन रिलेशन ऑन सेट ए टू सेट बी इज, रिलेशन सेट ए से सेट बी का जो रिलेशन होगा वो हमेशा सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी मतलब समझ रहे हैं आप ना? ए क्रॉस बी क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है सेट ए से सेट बी पे, तो जो रिलेशन होगा वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। दैट इज आर जो होगा, जो रिलेशन आर है वो हमेशा क्या होगा? सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। राइट? ओके। अगर हमें डिफाइन करना है रिलेशन ऑन सेट ए, कोई केवल एक सेट है, कोई सेट ए है, अगर इसके लिए हमें रिलेशन डिफाइन करना है, तो देखिए क्या हम कह सकते हैं? लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ए क्या है? कोई नॉन एम्प्टी सेट। ए एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो जो रिलेशन होगा, देन रिलेशन ऑन सेट ए टू इटसेल्फ, किसके साथ? जब भी रिलेशन होगा तो दो लोग चाहिए होंगे, है ना? तो अगर किसी एक ही सेट पे हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो अगर मान लीजिए कोई एक सेट ए है जो नॉन एम्प्टी है, तो उसका जो रिलेशन होगा उस सेट का किसके साथ? खुद के साथ, वो हमेशा क्या होगा? इज, वो भी सबसेट होगा, इज सबसेट ऑफ किसका? ए क्रॉस ए का, यानी खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है? यानी यहां पर जो आर है वो भी क्या है? सबसेट है किसका? ए क्रॉस ए का। और बेहतर समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। मान लीजिए आपके पास कोई एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1, 4। ठीक है? 1, 4। मान लीजिए कोई रिलेशन आर है जो ऐसे डिफाइंड है ए, बी, और ये किससे बिलोंग करेगा? ए क्रॉस ए से। और जो रिलेशन है वो ऐसे डिफाइंड है कि a माइनस बी, इसका जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? 3। तो अब देखिए हमने अभी क्या बताया कि जो रिलेशन R होगा वो हमेशा सबसेट होगा किसका? A क्रॉस A का। अगर एक सेट है तो A का A के साथ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पर ऑर्डर पेयर मिलेंगे उसी का सबसेट होगा R। मतलब हमें क्या करना है? मुझे पहले ये पता करना है कि A क्रॉस A में कौन कौन से एलिमेंट है, राइट?
तो देखिए ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब ये तो लिखना आपको आ चुका है 1 1 1 4 4 1 एंड 4 4, राइट। ये आपका क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया ऑफ ए एंड ए। ना रिलेशन आर को चेक कीजिए। अब आर में हमें ऑर्डर पेयर के फॉर्म में वही एलिमेंट लिखने हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हो। इसका मतलब क्या है कि पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, 3। यहां पे चेक कीजिए, पहले और दूसरे का डिफरेंस क्या है, 0, वैलिड नहीं है इसके लिए। पहले दूसरे का डिफरेंस 1 माइनस 4 -3, ये भी वैलिड नहीं है। 4 माइनस 1 3, तो ये सेटिस्फाई करता है। 4 माइनस 4 0। तो यहां पे रिलेशन आर में हमको एक ऑर्डर पेयर मिला 4, 1, राइट। तो इस तरह से हम किसी भी सेट ए के लिए अगर रिलेशन लिखना हो तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब एक और बात यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे जो हमें एलिमेंट मिला रिलेशन आर में, जो ऑर्डर पेयर मिला, कितने ऑर्डर पेयर आपको मिले, एक। तो अगर ऐसा कोई एक ही ऑर्डर पेयर मिलता है किसी रिलेशन में तो उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। और इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है। क्लियर, ठीक है। यहीं पे अब हम बात कर लेते हैं आपसे टाइप्स ऑफ रिलेशन की। इस बारे में टाइप्स ऑफ रिलेशन, इस एग्जांपल को लेकर के मैं चलता हूं और आपको समझाता हूं रिलेशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, देखिए जो रिलेशन है वो एक, यहां पे जो मैंने आपको बताया कि रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो सकता है, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन हो सकता है, या एम्पटी रिलेशन हो सकता है। एम्पटी मतलब आप समझ रहे होंगे, नाम से ही मतलब समझ आ रहा होगा, है ना। एम्पटी मतलब यहां पर रिलेशन में हमें एक भी ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा, या इसी को हम कहते हैं वॉइड रिलेशन, ठीक है। और तीसरा हो सकता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल याद आ रहा है, सेट आपको यूनिवर्सल का मतलब क्या होता था, सब कुछ। यानी रिलेशन आर में एक और से के सारे एलिमेंट होने चाहिए। अब एक और बात, आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या हो गया कि जो रिलेशन आर है उसमें हमें कोई एक ही ऑर्डर पेयर मिलेगा। एम्पटी का मतलब क्या हो गया, ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं होगा जो रिलेशन आर में हमें मिला हो। और यूनिवर्सल का मतलब क्या हो गया, सब ए कॉस ए में जितने हैं वो सब के सब यहाँ आर में अवेलेबल होंगे। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन है तो वो जो रिलेशन है वो सबसेट तो होगा ही, और साथ ही साथ क्या होगा, इक्वल भी होगा। जो सेट आर है वो ए कॉस ए के इक्वल हो जाएगा। रिलेशन आर ए कॉस ए के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं कंडीशन थोड़ी सी चेंज करूं, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जो रिलेशन आर है वैसे है कि ए माइनस बी मॉड, ये जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 0, ठीक। अब इसमें देखिए आर में आपको कौन कौन से एलिमेंट मिल रहा है। एक और से का ये जो पहला ऑर्डर पेयर है इसको चेक करिए, क्या ये यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, पहले और दूसरे दोनों के डिफरेंस को मॉड में रखेंगे। मॉड में रखने का मतलब वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और उसको हमें देखना है कि वो 0 या 0 से बड़ा है या नहीं। दोनों का डिफरेंस 0 के इक्वल है, यानी कि इस रिलेशन में आएगा। 1 माइनस 4, ध्यान दीजिए 1 माइनस 4 वैल्यू क्या होगी इसकी, -3। मॉड में है तो बाहर आएगा 3 मिलेगा, 0 से बड़ा है ना, यानी ये भी इसमें डिफाइन हो गया, सेटिस्फाई कर दिया। ये भी हो जाएगा ऐसे ही और ये भी हो गया। तो ये जो रिलेशन है ये, अब ये कैसा रिलेशन हो गया, ये यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, राइट। कैसा रिलेशन है ये, यूनिवर्सल रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन हो गया और यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। मान लीजिए मैं ऐसे कहता, ये जो रिलेशन है ऐसे डिफाइंड है कि a माइनस बी इज इक्वल 4। अब चेक कीजिए क्या यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर है जिसके पहले और दूसरे दोनों ही एलिमेंट का जो डिफरेंस है वो 4 हो। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 4 -3, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 4 0। तो ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर यहाँ पे नहीं है जिसमें दोनों एलिमेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 हो। तो ये जो रिलेशन है ये कैसा रिलेशन हो गया, ये हो गया एम्पटी रिलेशन या वॉइड रिलेशन, ठीक है। ठीक है, देखिए मेनली आपको इस चैप्टर में जो रिलेशन के टाइप्स पढ़ने हैं वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। ये जो 3 आपको बताया
इसके अलावा रिलेशन की जो टाइप है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, आपको इन तीनों पे बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। देखिए, जब भी अगर कोई एक रिलेशन R किसी एक सेट A में दिया हुआ है, इफ रिलेशन R इन सेट A, ऐसे कहिए, रिलेशन R इन सेट A इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ, कब रिफ्लेक्सिव होगा, जब ऑर्डर पेयर में क्या होगा, A, A इज बिलोंग टू R। जो रिलेशन R है उसमें जो ऑर्डर पेयर होगा वो कैसा होना चाहिए, A, मतलब दोनों ही एलिमेंट सेम होने चाहिए। यानी कि सेट A में, जो हमारे पास सेट A है, इसका जो एलिमेंट है वो खुद के साथ रिलेटेड होना जरूरी है। एग्जांपल से समझिए, अगर मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, हमारे पास कोई एक सेट A है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3। अब अगर R ऐसा है कि R में सबका खुद के साथ रिलेशन है, जैसे 1, 1 है ना, देखिए 1, 1 यानी पहला भी एलिमेंट वही है जो दूसरा एलिमेंट है, दोनों सेम है। और ये इफ A बिलोंग्स टू R, किसके लिए, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, सेट A के हर एक एलिमेंट के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि रिलेशन R में कोई एक खुद के साथ रिलेटेड हो गया तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, नहीं। क्या होना चाहिए, फॉर ऑल, सभी के लिए, यानी 1, 1, 2, 2, 3, 3, इन सबको इस रिलेशन R में होना चाहिए। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, दैट इज A, A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। सेट A में जितने भी एलिमेंट है उन सभी का खुद के साथ रिलेटेड होना जरूरी है, ठीक। अच्छा, अगर मान लीजिए ऐसे यहां पर है और अगर ऐसे दिया हुआ है, इसमें और कुछ एलिमेंट ले लेते हैं 1, 2, 2, 1 ऐसे, और ये पूछूं अगर मैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, यस, ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्योंकि कंडीशन क्या कह रही है, कंडीशन है कि सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी को खुद के साथ रिलेटेड होना जरूरी है। हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। दूसरे के साथ उसके रिलेशन है या नहीं, डजंट मैटर। खुद के साथ वो रिलेटेड है या नहीं, वो हमें मैटर करता है। तो खुद के साथ रिलेटेड है, जितने एलिमेंट है सभी खुद के साथ रिलेटेड है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर इसमें से एक भी कम हो जाएगा तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, राइट। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या जरूरी है कि सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी खुद के साथ रिलेटेड हो, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं अब हम सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, राइट। ठीक है, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, देखिए, रिलेशन R इन अ सेट A इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन इफ, अब क्या है, जब रिफ्लेक्सिव था तो खुद के साथ रिलेटेड था, अब वो चीज नहीं है। इफ AB, यहां नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। इफ जो ऑर्डर पेयर में दो एलिमेंट हैं AB, ये बिलोंग कर रहे हैं R से, ध्यान दीजिए। इफ AB बिलोंग्स टू R, तो इसका जो कॉम्यूटेटिव है, जो रिवर्स है, वो भी बिलोंग करना चाहिए, दैट इज BA बिलोंग्स टू R। AB अगर R में है तो BA को भी R में होना चाहिए। और ये AB कहां से है, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई एक सेट A है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, राइट। अब इस एलिमेंट में से, सेट A में से कोई भी दो एलिमेंट हम चूज करते हैं, कोई भी दो, ठीक है। मान लीजिए यहां पे एक रिलेशन दिया हुआ है ऐसे 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 3 ऐसे, ठीक। अब देखिए कि जो एलिमेंट है, जैसे 1, 1 है ना, 1, 1 है। अच्छा, इसको अभी हटाते हैं, ऐसा देखिए 1, 2,
2 1 एंड 1 3। अब यहाँ पे चेक कीजिए 1 2 है तो 1 और 2 दोनों ही सेट ए से हैं, दो एलिमेंट लिए गए जो सेट ए से हैं 1 और 2। अब कंडीशन क्या थी यहाँ पे कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, यानी अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा यानी 2 1 को भी आर में होना चाहिए। तो 2 1 आर में है, 1 2 है और 2 1 भी है, तो ये सिमेट्रिक हो सकता था। लेकिन अभी ये नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 3 है, 1 3 भी तो एलिमेंट है ना सेट ए से, तो अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए था, जो इसमें नहीं है, तो अभी ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अगर ये एलिमेंट इसमें नहीं होता तो अब ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक, यानी सबके साथ होना जरूरी नहीं है, लेकिन जिन दो एलिमेंट को हम ले रहे हैं, जो दो एलिमेंट रिलेशन आर में है, जो दो एलिमेंट रिलेशन आर में है, उनका उल्टा भी होना चाहिए। सब के सब है या नहीं उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो दो एलिमेंट लिए जा रहे हैं उसका उल्टा होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं 3 1 3 1, तो 3 और 1 दोनों सेट ए में से हैं, तो 1 3 को भी होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। ओके, तो relation R in set A is called symmetric relation. If AB belongs to R, implies that BA belongs to R for all AB belong to A. आइए बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ओके, तो ट्रांजिटिव रिलेशन डिफाइन कर लेंगे इसको। सब कुछ नहीं हटाना है, जिसकी जरूरत नहीं है सिर्फ उसको हटाना है। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू R for all A B C belongs to set A। एग्जाम्पल से बेहतर समझ आएगा, है ना? चलिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट A है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक, रिलेशन R दिया हुआ है कि 1 2 है 2 1 है, राइट? देखिए A 1 2 3 4 चार एलिमेंट है, यहाँ 1 2 2 1। किस टाइप का रिलेशन है ये? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में हमने क्या पढ़ा था कि रिलेशन में आर में खुद का जो एलिमेंट होगा सेट ए का खुद के साथ रिलेटिव होना जरूरी है। दूसरा, हमने जो सिमेट्रिक पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा कि अगर ए बी है तो बी ए को भी होना चाहिए, है ना यहाँ पे? तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ट्रांजिटिव के लिए क्या कहा जाता है कि अगर जो दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं आर में, ए बी, इनके अलावा अगर पहला दूसरा बिलोंग कर रहा है आर से, दूसरा तीसरा बिलोंग कर रहा है आर से, तो पहले और तीसरे को भी करना चाहिए। यानी अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 1 बिलोंग कर रहा है, देखिए ए बी बी सी, है ना? अच्छा, 2 1 हटा दीजिए, अलग एलिमेंट नया 3, 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है, तो अब किसको करना चाहिए? 1 3 को। अगर इसमें 1 3 भी है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। 1 2 2 3 देन 1 3 को भी होना चाहिए। ठीक, अगर कोई भी एक एलिमेंट इसमें हम ऐड कर देते हैं, मान लीजिए 1 4, ये हो गया, तो अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं? ये अब भी है, क्योंकि 1 2 है 2 3 है तो 1 3 भी है। यहां पर 1 4 है, ठीक, 4 के साथ फिर और कोई नहीं है, जैसे अगर ये इसमें ऐड हो जाता 1 4 है 4 2 है, इतने पे ही बंद होता। अब ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि 1 4 है 4 2 है, तो 1 2 को भी इसमें होना चाहिए था। सॉरी, अभी भी ट्रांजिटिव है, 1 4 है 4 2 है, तो 1 2 को होना चाहिए, 1 2 है तो अभी ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। यानी कब होगा? जो भी तीन एलिमेंट हम सेट ए में से चूज करते हैं, अगर पहला दूसरे के साथ रिलेटेड है, ठीक, तीन एलिमेंट ले रहे हैं ए बी सी, अगर ए रिलेटेड है बी के साथ, ठीक, बी रिलेटेड है सी के साथ, तो किसको होना चाहिए? ए को भी सी के साथ रिलेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब आपको मेनली जो पढ़ने हैं
वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इन 3 रिलेशन के बारे में पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये तो हम समझ गए कि कौन से रिलेशन रिफ्लेक्सिव होंगे, कौन सा ट्रांजिटिव होगा और कौन सा सिमेट्रिक होगा। आगे हम सीखेंगे मेथड कि हम कैसे प्रूव करेंगे कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सॉल्व करने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे ये जानने के लिए। थैंक यू सो मच।